हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो पिछली बार 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, है जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ है एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था, उसमें मैथ सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का यहाँ पर हम सलूशन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। दोस्तों, भले ही पटवारी का सिलेबस चेंज हो गया है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में है पटवारी की वैकेंसी डाल दी गई है, लेकिन पटवारी का जो पुराने पेपर हैं उन पेपरों को आपको ज़रूर देखना है, उनके हर सब्जेक्ट को आपको ज़रूर करना है कंप्लीट। भले ही ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत वैकेंसी है, लेकिन जो पटवारी का पुराना पेपर है वह भी जो वैकेंसी है व्यापम द्वारा ही ली गई है। आपको सभी इसके जो पहले के पेपर हैं एग्ज़ाम में व्यापम के, उनको सभी को देखना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है संख्या 64 और 36 में गुण है कि वे अपने इकाई अंक से विभाज्य हैं, और 20 और 60 के बीच संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके द्वारा इस गुण को संतुष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों 64 दी गई है और 36 दी गई है। इसमें यह गुण है कि है अपनी इकाई के अंक, यानी कि जो इकाई का अंक है इसमें 4 और इसमें 6। 64 अगर हम डिवाइड करें 4 से तो है पूरी तरह से डिवाइड है, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। इसी तरह से 36 से 6 से पूरी तरह से डिवाइड है, 36 को हम करें तो 6 से 6 बार। अब यहाँ पर हमसे पूछा है 20 और 60 में से ऐसी कौन सी कितनी संख्या है जो इसी गुण को, मतलब इसी तरह से अगर उनके इकाई अंक को से डिवाइड करें उस संख्या को, तो वह पूरी तरह से डिवाइड हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर 20 से 60 तक की संख्या देखेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए 21, 22, 23, इस तरह से यहाँ पर जमा कर इनको लिख कर देखेंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा और बहुत लंबा खिंचेगा। आपको क्या करना है, आपको सीरीज बनानी है, जैसे 1, 2, 3, 4, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम संख्या को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट जो संख्या होगी, जो इकाई का अंक होगा उसको देख लेते हैं। यानी कि 20 के बाद क्या आएगा, 21, ठीक है। 21 के बाद 31, 31 के बाद 41, और यहाँ पर फिर 51, 60 के बीच में 51, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसमें जो एक है इकाई का अंक, क्या सभी संख्याएं इससे पूरी तरह से डिवाइड हो रही हैं, तो बिल्कुल हो रही हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या हमें मिल रही हैं, 1, 2, 3, 4। एक अपने इकाई अंक से सभी संख्याएं डिवाइड हैं, तो यहाँ पर हमें 4 संख्याएं मिल गई हैं। अब हम देखेंगे 2 नंबर से, यानी कि 2 नंबर के साथ डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो यहाँ पर हम 22, 32, 42, 52, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इकाई का अंक इनका 2 है, क्या इनमें से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं 2 से। तो यहाँ पर भी दोस्तों सभी संख्या 2 से डिवाइड हो रही हैं। अगर 22 को करें तो है 2 से, अगर 22 संख्या को हम डिवाइड करें 2 से तो 11 बार, इसी तरह से 32 को 16 बार, 42 को 21 और यह 26, यानी कि 4 संख्या हमें यहाँ भी मिल रही हैं। अब देखते हैं 3 अंक से। तो यहाँ पर 3 अंक से हम देखते हैं तो 23, 33, 43 और 53, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल एक संख्या है 33, जो कि 3 इकाई अंक से यहाँ पर अपने इकाई अंक से पूरी तरह से डिवाइड होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। अब देखते हैं 4 नंबर से, तो 24, 34, 44, 54। 4 नंबर की इकाई अंक से डिवाइड होने वाली संख्या यहाँ पर हमें कितनी मिल रही हैं, एक मिल रही है हमें 24 और एक मिल रही है 44। तो यहाँ पर हमें 2 संख्या मिल रही हैं। अब देखते हैं इसी तरह से हम 25, यानी कि 5 नंबर से 25, 35, 45 और 55। यहाँ पर कितनी संख्या है जो इकाई अंक से पूरी तरह से डिवाइड है, तो यहाँ पर पूरी संख्याएं हमें मिल रही हैं, यानी कि 4 संख्याएं पूरी मिल रही हैं। अगर हम इनमें से 5 से डिवाइड करें तो सभी संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड हो रही हैं। अब देखते हैं 6 से, तो 6 से देख लेते हैं 26, 36, 46 और 56। इनमें से कितनी संख्या है जो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पर केवल एक संख्या मिल रही है 36, 36। तो यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं। अब इसी तरह से 7 से देख लेते हैं 27, 37, 47, 57। तो यहाँ पर 7 से हम देखेंगे तो 7 से यहाँ पर ना तो 27 जा रहा है, ना 37, ना 47 और ना ही 57, यानी कि 0 संख्या मिल रही है हमें। यहाँ पर कोई भी संख्या इकाई अंक से डिवाइड नहीं हो रही है। अब 8 से देखते हैं तो 28, 38, 48 और 58।
तो यहाँ पर देखते हैं हम 8 से, तो एक संख्या है 48 जो कि 8 इकाई अंक से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर 9 से 29, 39, 49 और 59। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 9 से, तो 9 से भी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है इनमें से जो अपने इकाई अंक यानी कि 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो, इसमें भी हमें 0 संख्या मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे ये वाली सभी संख्याओं को जो यहाँ पर निकली हैं। तो चलिए देखते हैं, 4 + 4 + 1 + 2 + 4 + 1 + 1, इनको जोड़ लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 9 दो 11, 15, 16, 17। तो यहाँ पर टोटल जो संख्या निकल के आ रही हैं 17 हैं। 17 संख्याएँ हैं ऐसी हैं जो कि 20 और 60 के मध्य आ रही वो संख्या हैं जो कि अपने इकाई अंक से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। 64 और 36 जैसे उसमें गुण है इन संख्याओं में, 17 संख्याओं में। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 संख्याएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए एक व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश करता है। 4 माह पश्चात बी 50,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो जाता है। बी के शामिल होने के 2 माह पश्चात सी 1.5 लाख रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ 50,000 रुपए रहता है। लाभ में बी का जो हिस्सा होगा वह कितना है, तो हम यहाँ पर इनकी निवेश की गणना करेंगे, ए, बी और सी। ठीक है, ए ने कितना किया है 1 लाख, तो हम यहाँ पर 1 लाख को लिख लेते हैं। तो इसका जो है बी ने कितना किया है, बी ने किया है 50,000, और सी कितना कर रहा है 1.5 लाख। सी की राशि को लिख लेते हैं। अब देखते हैं इनने कितने समय निवेश किया है, तो ए जो है पूरा निवेश किया है इसने 12 महीने के लिए। उसके बाद बी आया है, बी कब आया है रुपए के साथ, बी 4 माह पश्चात बी शामिल होता है, यानी कि जो 12 में से 4 माह हम हटा दें तो बी टोटल 8 महीने के लिए निवेश करता है। और सी का बोला गया है उसके जो बी निवेश करता है उसके 2 माह पश्चात सी निवेश करता है। 2 माह पश्चात सी 1.5 लाख रुपए का निवेश करता है, यानी कि 4 माह बी के हैं और सी के 2 माह पश्चात उसके 2 माह पश्चात करता है, तो यानी कि यह 6 माह के लिए निवेश करता है कौन, सी। तो यहाँ पर हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर हम 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 120 इसका आ जाएगा, 40 बी का आ जाएगा रेशियो, और 15 छिक्के 90 इसका आ जाएगा। इनमें से भी हम एक एक जीरो को हटा देते हैं तो हमें रेशियो मिलेगा 12, 4, 9 के अनुपात में। तो यहाँ पर लाभ कितना दिया गया है 50,000, तो चलिए 50,000 लिख लेते हैं। 50,000 में बी का हिस्सा पूछा है, बी यानी कि बी का कितना आ रहा है रेशियो 4, तो हम 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल कितना हो रहा है 12, 4, 16 और 9 25, 25 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यहाँ पर 3 जीरो, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 8,000, जो कि बी का हिस्सा होगा। यह इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 घंटे में एक कार द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी क्या है। यदि गति 55 किलोमीटर है तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, चाल कितनी है, यहाँ पर चाल 55 है और समय कितना दिया गया है 6 घंटे। तो बराबर कितनी हो जाएगी, हमसे क्या पूछा है, तय की गई यात्रा की दूरी, दूरी पूछा है हमसे। तो दूरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी 330 किलोमीटर। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x² + 2x + 9 बराबर 0 है तो 2x + 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। यहाँ पर दोस्तों 2x² + 2x + 9 बराबर 0 है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड 2 का और इधर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो चलिए ये गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 2x² का यहाँ पर हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 4x और यह हो जाएगा 18, बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² + 2x + 2x, और इस 18 को हम लिख सकते हैं 1 + 17 बराबर में 0। अब यहाँ पर हम इसे इस वाले फॉर्म को यहाँ पर तोड़ लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला मान चाहिए। इसका मान बना क्या आएगा भाई हमें निकालना है, तो इस वाले मान में हम इसे जमाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इतनी संख्या लेंगे, यहाँ पर हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2x + 1, और जो 17 हैं इधर हम इस साइड ले आएंगे तो वह हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हमारे पास मान क्या आ जाएगा, एक ये 2x + 1 और एक ये दोनों कॉमन है तो एक लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2x + 1
बराबर में माइनस की 17, यह 2 बार है तो हम इसे एक बार लिख सकते हैं। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा -17। तो यही हमसे पूछा था 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वह आ जाएगा -17। यही इसका आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमें यहाँ पर संख्या दी गई हैं और उनका मान पूछा गया है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है 10,000 बटे 10, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 4 बटे 10। अब करते हैं हम इसे सॉल्व, तो हम इसे माइनस में पावर है इसे हम प्लस में ले आएंगे। हम कर देंगे इसे 1/10 की पावर 5। अब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बोला गया है यहाँ पर 10 की पावर -8, तो इसे भी हम प्लस में कर देंगे पावर को, तो यह जाएगा नीचे। और यहाँ पर दी गई है माइनस में, तो इसे हम प्लस में कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 5/1, ठीक है। इतना दिया गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है जो जो ऊपर वाली पावर है सबको आप गुणा कर देना है, और जो नीचे वाली पावर है उनका गुणा कर देना है। और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और भाग में क्या होती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं अगर आधार समान है, बेस समान है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 10 की पावर 4 है और यहाँ पर 10 की पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा यह 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी जब आधार समान है तो। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी पावर भी 1 मानी जाएगी, 10 की पावर 1 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, 8 5 13 और 1 14, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 14। अब भाग में है तो यहाँ पर भाग में पावर जो बेस समान है तो पावर घट जाएंगी। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/10 की पावर 5, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास आ गया 1/10 की पावर 5, तो इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। 5 है तो यहाँ पर कितनी जीरो हो जाएंगी, 5 जीरो हो जाएंगी। अब अगर हम इन जीरो को यहाँ ऊपर ले जाएं, इसके पहले लगाएं, इसका भाग दें, या फिर मान लीजिए कि ये जीरो कहाँ से आई है, जब हम किसी संख्या के पॉइंट को कैंसिल करते हैं तभी जीरो आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर पॉइंट में संख्या आ जाएगी, तो पॉइंट में जो संख्या आएगी वह आ जाएगी यह वाली। अगर हम इसको ले जाएंगे तो ऊपर तो यह जाएगी 0.0001, यानी कि यहाँ पर 5 जीरो हैं तो ऊपर भी 5 जीरो, पॉइंट के बाद 5 डिजिट आ जाएंगी और हमें आंसर में मिल जाएगा 0.00001, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -5, 9 की पावर -5 और अपॉन में 27 की पावर -2 इंटू 243 की पावर -2 बराबर में क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 की पावर -5 इंटू जो 9 दिया गया है इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर -5। हम 3 में सभी को ले आएंगे, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और माइनस में इसकी पावर 2 और यह 243 है तो इसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5 कोष्टक इसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस में। अब इसे हम कैंसिल करते हैं तो आप देखिए इसे हम अगर आगे जमाएंगे तो 3 की पावर -5 इंटू यह दोनों गुणा हो जाएंगे तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस में आएगी। अब अपॉन में यहाँ पर देखें तो 3 की पावर 3 दूनी 6, यह भी माइनस में आ जाएगी, वह आ जाएगी 3 की पावर -10, ठीक है। ऊपर से ऊपर और नीचे वाली कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा ऊपर की 3 की पावर -5 और यहाँ पर -6। तो इसे हम अगर कैंसिल करेंगे जब आधार समान है तो भाग में पावर जो होती हैं घट जाती हैं, तो यहाँ पर बचेगा, तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 की पावर -1, ठीक है, जो घट जाएंगी -6 में से -5। और अगर हम इसको माइनस को सॉल्व करेंगे तो है ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 1, यही इसका आंसर होगा। अगर इसको पावर को आप मानो या नहीं मानो, आंसर आपका 3 आ रहा है। लगाना मतलब एक लगाओ या नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है उसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रक को 4 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई की रेत से भर दिया गया है। यदि 1 घन मीटर की रेत की कीमत 1000 रुपये है तो रेत की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। इसमें घनाभ का फॉर्मूला यानी घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। घनाभ का आयतन आप जानते हैं, घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। लंबाई कितनी दी गई है 4, चौड़ाई 2 दी गई है और ऊंचाई 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,
वन आपका आयतन कितना आ रहा है 8। अब यहाँ पर दोस्तों बोला गया है 1 घन मीटर रेत की कीमत 1000 रुपये है, तो 8 की कीमत कितनी होगी, तो 8 की कीमत हम यहाँ पर निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 8000 रुपये। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x+1 कोष्टक x² माइनस x+1 का मान क्या होगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x में करेंगे, x का करेंगे और फिर इसका पूरी में 1 से कर देंगे। तो चलिए करते हैं, x का करते हैं, x का यहाँ पर x2 वाली यहाँ पर पूरी में करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस x² और प्लस x। ठीक है, अब 1 का करते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पर यह प्लस का है और यह माइनस का, एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, यहाँ पर भी यह कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस में, हमारे पास बचेगा x³ और प्लस में 1। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 का वर्ग क्या होगा, 12 का वर्ग निकाल लीजिए। अब 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, कितने पॉइंट हमने यहाँ पर गुणा किए हैं, तो 2 पॉइंट हमें लग रहे हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पर दशमलव रख देंगे, तो 1.44 इसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत निकालिए 32, 58, 42, 27, 31, इन सभी को काउंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 190। अपॉन में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 दिया 15 और बचा 4, 55 40, तो हमें मिल जाएगा 38 इसका औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 20% उसे मिलता है। अगर 30 अंक और मिल जाते उसे तो वह पास हो जाता। एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक अर्जित करता है, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया एक विद्यार्थी जो है 20%, तो हम यहाँ पर 20% लिख लेते हैं, और अंक अर्जित करता है और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है 30। अगर उसे 30 नंबर और मिल जाते तो वह पास हो जाता। और बराबर में हम कर देते हैं दूसरा विद्यार्थी जो कि 32% उसे मिले हैं, तो 32% में कर देते हैं इसे कन्वर्ट, और यहाँ पर उसे 42 अंक अधिक मिले हैं, तो यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 30 या 42 ज़्यादा जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बराबर में है 32 माइनस बटे 100 और माइनस 20/100 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो 72 आ जाएगा, और इसका हम एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 100 एलसीएम मिल जाएगा। ऊपर जो 32 माइनस 20 बराबर में आ जाएगा इसका 12/100। ठीक है, अब हमें पूरे अंक निकालना है कि कितने टोटल अंकों का एग्ज़ाम था, यानी कि 12% बराबर है 72 नंबर की। तो 100% किसके बराबर हुआ, मतलब कितने नंबर में 100% माने जाएंगे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72 इंटू 100/12, इसको 12 पंजे 60 22 72 और गुणा में कर देंगे इसे 600 नंबर मिल जाएंगे। तो 600 नंबर क्या है दोस्तों, 600 नंबर पूरी परीक्षा के मार्क हैं। तो अब यहाँ पर पूछा गया है हमसे उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तीर्ण प्रतिशत जानने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण परसेंटेज जानने के लिए हमें यहाँ पर जो पहला मान दिया है किसी का भी रख लीजिए, उससे उत्तीर्ण परसेंट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 20% इसे मिले थे पहले वाले विद्यार्थी को, तो हम लिख देते हैं 20% प्लस 30। तो यहाँ पर दोस्तों 20% उसे किस में से मिली हैं, 600 में से मिली हैं, तो 600 का हम निकाल लेते हैं 20%। ठीक है, बटे में 100, और कितने कम अंक रहेगा उसके 30 पास होने के लिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यह जाएगा 20 इंटू 6, तो है जो जाएगा 120, और प्लस 30 इसमें जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 150 नंबर। 150 नंबर क्या है, पासिंग मार्क हैं। अब है पूछा गया है कि प्रतिशत क्या है, तो मान लीजिए कि 600 पूरे अंक हैं और 150 पासिंग मार्क हैं, तो यह कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपने पहले भी निकाला होगा, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 150 इंटू 100 अपॉन 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है आ जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ 30, 6 पंजे 30, तो कितना मिल जाएगा हमें 25%। ये 150 बराबर किसके है 25% की, और टोटल मार्क कितनी है 600, यही इसका आंसर हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 7
किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ती हुई एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है? तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ पर चाल कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा है 5/18। आप देख लेते हैं दूरी क्या है, दूरी है 150 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, पुल की लंबाई। तो हम इसे पी कर देते हैं। पुल की लंबाई कितने सेकंड में कर रही है इसे क्रॉस, तो है 30 सेकंड में कर रही है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा है, अगर हम इसे 6×3=18 और 6×3=60, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा 10 बार, 10 को इससे कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा 15 बार। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10×5 बराबर 50, और इधर मिल जाएगा बराबर में 15 प्लस पी। ठीक है, अब हमें इसे वो पी का मान चाहिए, यानी कि पुल की लंबाई हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 50 माइनस 15 बराबर पी। तो हमारे पास आ जाएगा 35, जो होगी पुल की लंबाई होगी। यही इसका आंसर है, 35 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थियों ने सभी संभावित तरीकों में युग्मों में स्वयं का वजन किया। वजन 90 किलोग्राम, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 और 101 किलोग्राम थे। 5 लड़कों का कुल वजन क्या होगा? यहाँ पर 5 लड़के दिए गए हैं और जो वजन कर रहे हैं भाई युग्मों में, यानी कि जोड़ों में सभी ने वजन अपना किया हुआ है और जोड़ों में ही यह वजन दिया गया है। ठीक है, माना कि 5 छात्रों का यहाँ पर हम वजन अगर देखेंगे तो हम मान लेते हैं A B C D और E, यह 5 छात्रों का वजन हमने मान लिया है। अब यहाँ पर संभावित तरीके हमें ढूंढना होगा कि कौन मतलब जोड़े में किस तरह से इन्होंने वजन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे संभावित तरीके। संभावित तरीके तो हमें मिल जाएगा A प्लस B ने काउंट किया है जो है 90। ठीक है, और यहाँ पर B प्लस C जो काउंट किया है वह हो जाएगा 92। युग्मों ने दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो वजन काउंट किया है वह जोड़ों में किया है, तो हम यहाँ पर जोड़ों में इन्हें लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम C हो गया, C के बाद हम कर देंगे D, तो यह जाएगा 93। ठीक है, D के बाद कर देते हैं हम E, D प्लस E ने किया है तो वह हो जाएगा 94, और फिर E यहाँ तक हो गया। फिर अगेन हम E से कर देते हैं E प्लस A, मतलब आपको इसी तरह से ले जाना है और इनका काउंट कर लेना है। फिर इसके बाद E प्लस A के बाद A प्लस B बराबर 96, और फिर B प्लस C बराबर हो जाएगा 97, और C प्लस D बराबर हो जाएगा 98, और यहाँ पर फिर D प्लस E मैं इधर लिख देता हूँ, D प्लस E बराबर हो जाएगा 100, और जो अगला आएगा E प्लस ए बराबर 101। तो अब हमें यहाँ पर जो वजन दिया गया है सभी को जोड़ लेना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 956। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये छात्र हैं कितनी बार आ रहे हैं, तो अगर हम देखें तो ए कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ पर, फिर इधर आ रहा है एक, फिर इधर आ रहा है एक, और फिर यहाँ पर एक ए आ रहा है, 4 बार आ रहे हैं। और सभी यहाँ पर 4-4 बार आएंगे, बी भी 4 बार, और यहाँ पर बी 4 बार, और इधर सभी अगर आप देखेंगे तो सभी 4-4 हमको देखने को मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं 4 A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी 4 बार हैं, बराबर में 956। अब हम 4 को इससे डिवाइड कर देंगे 956 को, तो हमारे पास इन छात्रों का कुल वजन हमें मिल जाएगा, पाँचों छात्रों का। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, यह हो जाएगा 15, तो 4 तिया 12, बचा 3, तो 4 नाम 36। तो हमारे पास जो टोटल कुल वजन आ जाएगा वह आ जाएगा 239 किलोग्राम। 5 छात्रों का वजन कितना होगा, 239 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माता और एक पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल जो है 70 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना थी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? तो हम मान लेते हैं माता जो है वह x है और जो पुत्री है वह y है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों को मान लेते हैं। अब बोला गया है इनकी आयु का योग जो है x प्लस वाई बराबर 70 है। ठीक है, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु है वह है, माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना थी। माता की आयु क्या है, x
5 वर्ष पूर्व है तो x-5 पुत्री की आयु से 3 गुना अधिक है। मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 3 गुना किससे अधिक है, पुत्री की आयु से। कब, 5 वर्ष पहले। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x-5, यह जाएगा 3y -15। ठीक है, यहाँ पर अब x बराबर में आ जाएगा 3y माइनस का 15 और 5 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखेंगे तो है हो जाएगा x बराबर 3y माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों x माइनस 3y चला जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा और यह बचेगा 10 जो कि माइनस का रहेगा। यहाँ पर एक समीकरण हमें एक ये मिल गया और यह हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, x, दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है और एक है x प्लस वाई बराबर 70। ठीक है, यह प्लस प्लस माइनस तो है कैंसिल हो जाएगा, यह -3y है और प्लस का y है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और जो जुड़ जाएगा माइनस में तो है हो जाएगा 4y और यहाँ पर माइनस प्लस तो है माइनस का हो जाएगा 70 भी और ऐसे काउंट करेंगे तो है माइनस का 80 आ जाएगा। माइनस से माइनस हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। y का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो है जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों पुत्री की वर्तमान आयु होगी वह 20 होगी। आप इस फॉर्मूले के माध्यम से इन दोनों समीकरणों में भी इसका मान रख के निकाल सकते हैं और माता की आयु भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी के माध्यम से अगर आप निकालना चाहें x प्लस वाई बराबर 70 तो y का मान हम रख देते हैं 20 और x बराबर में 70, x का मान जो हो जाएगा 50। तो माता की एज जो हो जाएगी कितनी, 50 वर्ष और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। अगर आप इस तरह से अपने सवाल को चेक करना चाहें तो आप वह भी कर सकते हैं। आंसर आपका बराबर आना है। आंसर कितना हुआ है, 20। ठीक है, देसीकरण का जन्म शनिवार 9 नवंबर 2002 को हुआ था। 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो 2002 से 2008 तक कितने ईयर हो जाएंगे इसके बीच में, इनमें से आपको लीप ईयर देखना होगा और नॉन लीप ईयर देखना होगा। अगर कोई सा लीप ईयर है तो आपको उसमें +2 कर देना है। जो लीप ईयर होगा उसमें आपको क्या कर देना है, +2 और जो नॉन लीप ईयर होगा उसमें आपको +1 कर देना है दिन के। मैं आपको जैसे कि शनिवार दिया गया है, अगर लीप ईयर यहाँ पर आ रहा है तो आपको +2 यानी कि रविवार और सोमवार ऐसे काउंट करना है। अगर नॉन लीप ईयर है तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, तो आपको वह काउंट करना है, मतलब सेम दिन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। 9 नवंबर 2000 जो 2 है, यहाँ पर दिन कौन सा दिया गया है, शनिवार। ठीक है, अब हमें अगले ईयर में जाते हैं तो 9 नवंबर 2003 में देखते हैं। तो अगला यहाँ पर कौन सा दिन पड़ेगा, तो यह पहले तो यहाँ पर देखना पड़ेगा यह 2003 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो यह नॉन लीप ईयर है। ठीक है, यहाँ पर नॉन लीप ईयर है तो हम दिन में +1 कर देंगे। शनिवार के बाद क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, यह क्या है, नॉन लीप ईयर NL। अब देखते हैं अगला ईयर तो 2004 देखते हैं, यह लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो यह लीप ईयर है तो इसमें +2 हो जाएगा। +2 करेंगे रविवार के बाद तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा और फिर दूसरा अगला दिन कौन सा जोड़ लेंगे, मंगलवार इसमें आ जाएगा, यानी कि है क्या है, लीप ईयर। ठीक है, इसमें 1 और इसमें +2। अब देखते हैं 2005 तो है लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो है नॉन लीप ईयर है, प्लस मंगल के बाद एक दिन करना है आगे तो बुध हो जाएगा, क्या है, नॉन लीप ईयर, +1 का किया है इसमें। अब देखेंगे 2006 तो यहाँ है लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, तो 2006 भी नॉन लीप ईयर है। यहाँ पर +1 कर देंगे बुध के बाद तो हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, नॉन लीप ईयर +1। यहाँ पर अब देखेंगे तो 2007 यह भी नॉन लीप ईयर है तो इसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा गुरुवार के बाद, नॉन लीप +1 किया है इसमें। अब 2008 देखते हैं। 2008 तक हमसे पूछा है 9 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो अब 2008 हमें देखना होगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो यह लीप ईयर है तो यहाँ पर हमें +2 दिन आगे ले जाना होगा। जो शुक्रवार पड़ रहा है उसके बाद आएगा शनिवार और शनिवार के बाद आ जाएगा हमारा रविवार। तो यही इसका आंसर हो जाएगा
तो आंसर में 2008 में उसमें कौन सा दिन पड़ेगा 9 नवंबर को, तो 2008 में 9 नवंबर को रविवार यानी कि संडे पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको किसी तरह से कोई समझ ना आ रहा है क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने 460 रुपये में एक अनुच्छेद बेचा एवं 15% का लाभ प्राप्त किया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री कितनी होनी चाहिए? अगर उसने कोई चीज़ बेची है 460 रुपये में, तब उसे 15% का लाभ मिला है। अगर वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 460 में जो बेचा है उसे कितने और ज़्यादा में बेचना पड़ेगा? तो यहाँ पर 460 रुपये में उसने बेचा है, उसे लाभ कितना मिला है 15%, यानी कि यह पूरा 115 के बराबर है। अब वो चाह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो कितना 20% यानी कि 120 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे और इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब इसे कर लेते हैं हम कैंसिल। तो 23 पंजे 115, ठीक है, 23 दूनी 46, जीरो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 20, 20 इंटू 12 अपॉन में 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4, सॉरी यह 120 है, हाँ 120, तो इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बराबर में 120 इंटू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 480 रुपये, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 35 है और दीर्घतर संख्या लघुतर संख्या से 21 अधिक है तो दीर्घतर संख्या क्या होगी? मान लीजिए संख्याएं हम मान लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है, इनका योग कितना दिया गया है? x प्लस वाई का योग जो दिया गया है वह कितना है 35। अब बोला गया है यदि दीर्घतर संख्या यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 21 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है x छोटी संख्या से कितनी अधिक है 21, तो हम इसे 21 अधिक कर देती हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में 21, ठीक है, एक हमारे पास समीकरण बन गया ये, एक ये बन गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। x प्लस वाई बराबर 35 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 21, यह हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो यह कैंसिल हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 21 और 35 कितना हो जाएगा 56। x का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 28, ठीक है, x का क्या वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान आ गया है 28, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी 28। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी आप मान रख के x का मान रख के छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप x माइनस वाई बराबर 21 निकालते हैं इसमें, तो x 28 माइनस का y बराबर 21 और यह हो जाएगा 28 माइनस 21 बराबर में y प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा यह 7, तो छोटी संख्या होगी उसका आ जाएगा 7। और अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा जो योग में 35, यही हमसे बोला गया था कि योगफल कितना है 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्याओं में से कौन सी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है? यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर कौन से बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग में व्यवस्थित है? तो यहाँ पर हमें इसका भाग देना होगा। जैसे कि यह संख्या दी गई है 1/5, ठीक है, दूसरी देख लेते हैं हम 1/4, तीसरी 1/3 और चौथी जो है 1/2। इसका हम अगर भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2, जीरो में मान लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा इसका 0.25 और इसका आ जाएगा 33, इसका आ जाएगा 0.5 यानी कि 50, ठीक है, 5 जीरो। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, संख्या रख लेते हैं 1 5, इसका कितना है 0.20 और इसका कितना है 0.25 और इसका कितना है 0.33 और इसका कितना है 0.50। अब यहाँ पर देखेंगे 1/4 का मान 0.25 आ रहा था, 25 लिख देती हैं। 1/3 का मान देख लेते हैं तो इसका 33 आ रहा है, 33 देख लेते हैं। इसका फिर 1/2 का देखते हैं तो 0.20 आ रहा है, और यहाँ पर 1/5 का जो मान है वह 1/2 का 50 आ रहा है, और 1/5 का मान जो है वह 20 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह से यहाँ पर सभी मान रखकर देखोगे तो आपको बड़ी जो संख्या मिलेगी बढ़ती हुई क्रम में 20, 25, 33, 50, तो यही संख्या होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो पॉइंट दिया गया है 17, इसके 3 स्थानों तक यानी कि 8, 5 और 9,
तक हमें यहाँ पर मान निकालना है। तो यह हमें सॉल्व करना होगा पुरानी विधि के द्वारा। आपने बचपन में या छोटे में 5वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में वर्गमूल निकालना सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो आज सीख लीजिए। मूल हम कैसे निकालते हैं पॉइंट वाली या फिर किसी भी संख्या का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 17.859। यहाँ पर हम जीरो भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें 3 संख्या तक पूछा है, हम भाई 3 संख्या तक लेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमें यहाँ पर 17 को इनके सभी को जोड़े बनाने हैं, इसलिए हमने जीरो ले लिया है। इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए। अब यहाँ पर हमें 17 को ऐसी संख्या देखना है कि अगर हम उसका गुणा करें तो संख्या ऐसे देखना है कि हमें उसी संख्या से गुणा करना होगा और वह संख्या 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 4 से इसका करते हैं गुणा, 4 से 4 में, तो 4 चौको 16 हमें मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने कितने से गुणा किया है इसका, 4 से, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और जो 4 जो आए हैं वह नीचे भी हो जाएंगे। इसमें हम 4 4 जी जोड़ लेंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 4 4 8 हो गए, और यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब है पॉइंट हमारे पास, तो हम रख देते हैं 4 के बाद पॉइंट और लिख देते हैं 85, ठीक है। 2 जोड़े उठाएंगे, हम यहाँ से 2 पेयर्स लेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 8 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि भाई हमें 125 प्राप्त हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अगर हम 8 में 2 से करते हैं यानी कि 82 हो जाएगा, और जिससे हमने जोड़ी है संख्या उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 का ही गुणा करना होगा। तो हमें कितना मिल जाएगा, 164, जो कि 185 से कम है। अगर हम 3 लेंगे तो है ज़्यादा चली जाएगी, यानी कि 83 इंटू फिर हमें 3 करना होगा, जो कि 185 से ज़्यादा होगी। तो हम इसका 2 से कर देते हैं। 2 से हमने यहाँ पर किया, 2 ही हमें यहाँ पर ऐड करने होंगे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 164। कितनी बार गया है, 2 बार, तो 4.2 ए आ गया। यहाँ पर अब ये जुड़ जाएगा, 2 दूनी 4, और यह हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, और यह हो जाएगा 8, यानी कि 84 हो गया है। इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब ले लेते हैं हम 9 को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम 9 को लेंगे। अगर 3 अंक तक पूछा है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, अभी हम रख देते हैं। अगर आप काउंट भी करना चाहो तो आंसर सेम ही आना है, तो हम यहाँ पर 9 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें 84 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा कि जिस जो 219 से ना आए। हाँ, तो 84 में हमें किससे गुणा करना होगा, तो हम कर देते हैं 84 में भी 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 168, ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ से 2 से गुणा किया है तो 2 भी यहाँ पर हमें काउंट करने होंगे, तो है जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 844 हमें मिल गया है। अब यहाँ पर हम जीरो अब उतार लेंगे यहाँ पर, तो हम इसे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 51, और यहाँ पर जीरो है तो हम एक जीरो है 2 जीरो ही ले लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भाग नहीं जा पा रहा है 51 में, तो आप जीरो ले सकते हैं पेयर्स के रूप में। तो यहाँ पर अब हमें 844 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 5100 प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या वह होगी 6, और यहाँ पर हम 2 है आया है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2। अब हम इसे 6 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 50 64, ठीक है, जो कि 5100 से कम है। अगर इसे माइनस करेंगे तो 36 मिल जाएगा, और इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 5 और 2। कितने से किया है, 6 से, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वह जाएगा 4.226, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य है। हमें यहाँ पर संख्या दी गई हैं, और वह भी स्क्वायर के रूप में। हमें यहाँ पर देखना है कि वह संख्या कौन सी है जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य है, और वह एक पूर्ण वर्ग भी है। तो हम इन सभी का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, 3 4 5 6 और 8 का। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 2 5 3 और है 4। 2 से करेंगे इसे तो फिर भी 3 1 5 3 2। अब ये भी हमें 2 से करना होगा, तो हमें यहाँ पास आ जाएगा 1। अब हम इसको कर देंगे 3 से, तो हमारे पास मिल जाएगा 5 1। अब हमारे पास आ जाएगा, यह 1 है सॉरी, और अब हम कर देंगे इसे 5 से, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 1 1 1। तो जो एलसीएम हमें मिलेगा वह आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 और 24 पंजे 120। 120 हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 120 है किन संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड है, मतलब यह संख्या यहाँ पर कौन सी संख्या है जो 120 से पूरी तरह से डिवाइड है।
तो 120 अगर आप देखेंगे तो 1200 से भी पूरी तरह से डिवाइड है, लेकिन हमसे क्या बोला गया, न्यूनतम पूर्ण वर्ग। तो 1200 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यह संख्या नहीं है। 900 है लेकिन जो है 120 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। 2500 वर्ग है 50 का, लेकिन यह 120 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। और 3600 जो है इसे डिवाइड करते हैं तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, 12 3 36 यह आ जाएगा। पूरी तरह से कितनी बार हो जाएगी, 30 बार। तो दोस्तों हमें मिल जाएगा चौथा नंबर का आंसर। 3600 वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य है। आई होप कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और जो मैंने मैथ की सीरीज चालू की है, मैं इसे पूरे जो 39 से 40 पेपर हुए हैं 2017 में पटवारी के, दोस्तों उन सभी पेपर के सलूशन मैं आपको लेकर आऊँगा। और इसका सिलेबस भले ही चेंज हो गया है दोस्तों, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ के क्वेश्चन वैसे ही हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, आपको यह क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं किसी भी कंडीशन में। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जो पटवारी के मैथ क्वेश्चन, मैथ सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पूरी तरह से देखना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।